पिछली बार हमने उसे 7 डिवाइन केव में त्योनी एकेडमी के एक एल्डर के सामने खड़ा देखा था। एक सीधी सादी चुनौती। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कुछ भी सीधा सादा नहीं है। बिल्कुल। आज हम इसी दोहरी मुसीबत की गहराई में उतरेंगे कि एक हीरो एक साथ दो लड़ाइयां कैसे लड़ता है। एक लड़ाई तो ठीक उसके सामने है, जहां जान का खतरा है, लेकिन जो दूसरी लड़ाई है वो मीलों दूर लड़ी जा रही है, जहां उसका परिवार दांव पर लगा है और उसे इस बात की खबर तक नहीं है। ये सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि समय और भावनाओं की भी एक दौड़ है। किसे होती है। किंग लायन का साथी किलिन एक झपट्टे में एल्डर का आर्टिफैक्ट यानी उसका जादुई हथियार वो छीन लेता है। इसके जवाब में एल्डर अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस बंद कर लेता है। एक मिनट, ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चीज है? मतलब ये कोई दिमागी ढाल जैसी है क्या? हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक तरह की मानसिक ढाली समझ सकते हैं। कल्टीवेशन की दुनिया में सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक योद्धा के दिमाग का केंद्र होती है, जहां उसकी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है। इसे बंद करने का मतलब है कि उसने अपने दिमाग को बाहरी प्रभावों से पूरी तरह सील कर दिया है। किलिन ने उसका हथियार तो छीन लिया, लेकिन अब एल्डर पर किसी भी तरह के मानसिक हमले, जैसे कि भ्रम पैदा करना या डर दिखाना, वो काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ शारीरिक लड़ाई पर ध्यान दे रहा है। अच्छा, समझ गए। तो एल्डर अब पूरी तरह से फिजिकल फाइट के मूड में है। किंग योंग भी एक निष्पक्ष लड़ाई का वादा करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरा माहौल ही बदल देता है। उसे यून फैमिली से एक जेड संदेश मिलता है, और जैसा कि सोर्स में बताया गया है, संदेश देखते ही किंग योंग का चेहरा एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। उसे पता चल गया है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। और ये कहानी का एक अहम मोड़ है। ये सिर्फ एक क्लासिक तरीका नहीं है हीरो का ध्यान भटकाने का, बल्कि ये किंग योंग के किरदार के सबसे बड़े द्वंद्व को सामने लाता है। वो एक अमर नायक है जिसके पास हजारों सालों का अनुभव है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो है उसकी नश्वर भावनाएं और उसका परिवार। दुश्मन उसकी ताकत से शायद न जीत पाए, लेकिन वो इसी कमजोरी पर हमला करके उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। शारीरिक खतरा उसके सामने है, पर असली भावनात्मक खतरा मीलों दूर है। और वो खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा हमें यून फैमिली में चल रही घटनाओं से लगता है। वहां वही ग्रैंड एल्डर, जिसे किंग योंग ने पहले अपाहिज बना दिया था, हाँ, बदला ले रहा है। वो परिवार के गद्दारों को इकट्ठा करके वफादार लोगों पर हमला करने का आदेश देता है। उसका डायलॉग भी बड़ा दिलचस्प है। आज से बेहतरीन दिन कुछ हो सकता है। मतलब वो इस पल का इंतजार कर रहा था। यहाँ विश्वासघात का जो विषय है वो बहुत शक्तिशाली है। अक्सर हम बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब हमला अपने ही घर के अंदर से हो तो वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ग्रैंड एल्डर की नफरत और कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी ही खून के रिश्तों को मारने के लिए तैयार है। ये दिखाता है कि अंदरूनी कला किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वो भरोसे की नींव पर हमला करती है। लोगों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। परिवार के एक वफादार अंकल मैंग हमलावरों का सामना करते हैं और देखते हैं कि इस हमले का सरगना आयरन वुल्फ गैंग का यंग मास्टर हेल है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। अंकल मैंग की पीठ में उन्हीं का एक भरोसेमंद एल्डर छुरा घोंप देता है और कहता है, तुमने बहुत शोर मचा लिया, अब चुपचाप सो जाओ। ये तो बहुत ही... बिल्कुल। यहां धोखे की कई परतें हैं। आयरन वुल्फ गैंग एक बाहरी दुश्मन है, वो तो हमला करेगा ही, लेकिन यून फैमिली के अपने एल्डर का विश्वासघात यही इस हमले को इतना घातक बनाता है। इसी धोखे ने परिवार के सारे सुरक्षा घेरों को तोड़ दिया। ये कड़वा सच दिखाता है कि सबसे मजबूत किले भी अंदर के गद्दारों की वजह से ही गिरते हैं। तो एक तरफ परिवार बिखर रहा है और दूसरी तरफ गुफा में किंग उनको इस सब की कोई खबर नहीं। वहां एल्डर उस पर हमला करता है, उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन किंग यून अपनी मसल मेमोरी का इस्तेमाल करके उसे कड़ी टक्कर देता है। एल्डर हैरान है। वो पूछता है, तुम तो अभी मून रियलम पर भी नहीं पहुंचे, तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई? मसल मेमोरी का ये विचार किंग योन के चरित्र के लिए बहुत जरूरी है। भले ही इस नश्वर शरीर में उसकी आध्यात्मिक शक्ति यानी कल्टीवेशन का स्तर कम हो, लेकिन उसके पास अमर दुनिया का हजारों साल का अनुभव है। उसके शरीर की हर कोशिका को पता है कि कैसे लड़ना है। जैसा कि वो खुद एल्डर को बताता है, जब मैं इमॉर्टल रियलम में एंटर हुआ था तो मैंने सबसे पहली चीज बॉडी कल्टीवेशन को ही सीखा था। तो ये लड़ाई कच्ची ताकत की नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक, अनुभव और ज्ञान की है। वो एक ग्रैंड मास्टर है जो एक नौसिखी के शरीर में फंसा है।
और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा कि ये ताकत की लड़ाई है, लेकिन किंग यान ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। एल्डर हताश हो जाता है और 7 डिवाइन फ्रूट को छीनने के लिए एक स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। धुएं का फायदा उठाकर वो पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन किंग यान के पास एक तुरुप का इक्का था। वो सीधे 7 डिवाइन ट्री से बात करता है और कहता है, अब जाग भी जाओ, काम का वक्त आ गया है। ये किंग यान की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। वो सिर्फ अपने दुश्मनों को मुक्के मारकर नहीं हराता, वो माहौल और उनके लालच को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। एल्डर उस फल के लिए कुछ भी करने को तैयार था और किंग यान ने उसी फल को उसका शिकारी बना दिया। पेड़, जो कि इनाम था, अब खुद ही एल्डर का दुश्मन बन गया। ये एक शानदार रणनीति है। मतलब दुश्मन फल चुराने आया था और पेड़ ने ही उसे सबक सिखा दिया। ये तो मैंने किसी कहानी में नहीं सुना। एल्डर किसी तरह एक फल खा भी लेता है, लेकिन इसका असर वो नहीं होता जो उसने सोचा था। वो पेड़ द्वारा बनाए गए एक भ्रम में फंस जाता है। उसे अपने ही चेले, जिन्हें उसने पहले कुर्बान किया था, ज़ॉम्बी की तरह उस पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। और आखिर में वो डर के मारे अपनी ही तलवार से खुद को घायल कर लेता है, अपना ही पैर काट लेता है। इसे कहते हैं कर्मों का फल। उसका सबसे गहरा डर और अपराध बोध, उसके चेलों की कुर्बानी ही उसकी हकीकत बन जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। जैसा कि किंग यून उसे बाद में बताता है, पेड़ ने उसे शारीरिक रूप से नहीं मारा। फल खाने के बाद जो इल्यूजन मिस्ट उसकी सांसों के जरिए अंदर गया, उसने उसके दिमाग को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। उसका अपना अपराध बोध उसे ले डूबा। किंग यॉन उसे बताता है कि ये सब एक भ्रम था और उसे पानी में धकेलकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। शुक्रगुजार पेड़ उसे इनाम में 2 फल देता है। वो एक फल गिलिन के साथ खाता है और मून रियलम के पहले स्टेज में पहुंच जाता है। तो मून रियलम में पहुंचना इतना बड़ा सौदा क्यों है? इससे सिर्फ रफ्तार ही बढ़ती है या कुछ और भी है? मून रियलम में पहुंचना सिर्फ रफ्तार बढ़ाने जैसा नहीं है। ये शक्ति का एक नया स्तर है। कल्टीवेशन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका मतलब है कि अब वो प्रकृति की ऊर्जा को ज्यादा सीधे और शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए ये नश्वर दुनिया की सीमाओं को तोड़कर अपनी अमर क्षमताओं को फिर से हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हर लड़ाई के बाद वो अपने पुराने स्वरूप के और करीब पहुंच रहा है। तो गुफा में किंग लायन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ठीक उसी वक्त जिस परिवार की रक्षा के लिए वो ये सब कर रहा है, वो परिवार बिखरने की कगार पर है। चलिए अब वापस युनशान फैमिली में चलते हैं। वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण है। हेल फेई फेई को शादी का प्रस्ताव देकर ताना मार रहा है और बताता है कि परिवार के बड़े बूढ़े और यहाँ तक कि लिन फैमिली भी उसके साथ मिली हुई है। जैसे ही वो फेई फे पर हमला करने वाला होता है, एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है। और ये युनशान की वापसी का क्षण है जो उम्मीद की एक किरण जैसा है। वो चमत्कारिक रूप से ठीक होकर वहां पहुंच जाता है। ये किंग लायन के प्रभाव को दिखाता है, भले ही वो वहां मौजूद नहीं है। सोर्स हमें बताता है कि ये सब किंग लायन की दी हुई सोल रिपेयरिंग पिल की वजह से हुआ है। इस दवा ने न सिर्फ युनशान को ठीक किया, बल्कि उसके कटे हुए हाथ भी वापस उगा दिए। ये किंग लायन की भूमिका को सिर्फ एक लड़ाके के तौर पर नहीं, बल्कि एक रक्षक और मरहम लगाने वाले के रूप में भी मजबूत करता है। युनशान अपनी बांसुरी से निकली साउंड वेव से हेल का मुकाबला करता है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और कमज़ोर पड़ जाता है। तभी बाकी वफादार सदस्य वहां पहुंच जाते हैं और हेल को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन वो जाते जाते एक बड़े हमले की धमकी देकर जाता है। अब परिवार की सारी उम्मीदें सिर्फ किंग यान पर टिकी हैं कि वो समय पर पहुंच जाए। स्थिति बहुत गंभीर है। ये एक छोटी सी जीत है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। वो संख्या में बहुत कम है और उनके साथ धोखा हुआ है। उनके अपने 4 एल्डर्स दुश्मन से मिल चुके हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद एक बाहरी ताकत यानी किंग यन है, जो उनकी मौजूदा कमजोरी और निर्भरता को भी दिखाता है। वे अपने दम पर नहीं जीत सकते। तो किंग यॉन अपनी नई रफ्तार से घर की तरफ बढ़ रहा है और हम सब सोच रहे हैं कि अब वो जाके सबको बचा लेगा। लेकिन कहानी में एक और पेंच आता है। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत तीरंदाज ले रिनफिन रोक लेती है। वो सीधे सीधे उसकी अजूर फ्लेम कार्मिक फायर की मांग करती है। सब कुछ ठीक हो रहा था और ये अचानक कहाँ से आ गई? ये एक अप्रत्याशित बाधा है। इसे अज्ञात चर या अननोन वेरिएबल कहते हैं।
जब दर्शक को लगता है कि नायक बस मंजिल पर पहुंचने ही वाला है, तभी एक नया शक्तिशाली और रहस्यमय विरोधी सामने आ जाता है। ये तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये कई नए सवाल खड़े करता है। ये ले रेनफिन कौन है? उसे किसने भेजा है? क्या उसका यूएन फैमिली के दुश्मनों से कोई लेना देना है, या ये कोई बिल्कुल अलग ही मामला है? और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ले रेनफिन तीरों की ऐसी बौछार करती है जो किसी उल्कापिंड की बारिश की तरह लगते हैं। किंग योन उसकी प्रतिभा और उसके हथियार, जो कि हेवनली ग्रेट डिवाइन लेवल का है, उससे बहुत प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। जब ले रेनफिन देखती है कि किंग योन के पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं, तो वो सम्मान दिखाते हुए अपना धनुष फेंक देती है ताकि बराबरी की लड़ाई हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। उसकी इस हरकत से पता चलता है कि वो सिर्फ एक अंधी हत्यारी नहीं है, बल्कि उसके अपने सिद्धांत हैं, एक योद्धा का सम्मान है। वो एक बराबर की लड़ाई चाहती है जो उसके चरित्र में गहराई जोड़ता है। लेकिन ये सवाल भी खड़ा करता है कि अगर वो इतनी उसूलों वाली है तो वो किंग योन पर हमला क्यों कर रही है? उसका मकसद क्या है? मुझे भी यही बात समझ नहीं आई। अगर ले रेनफिन इतनी ही शक्तिशाली है और उसके पास हेवनली ग्रेड का हथियार है, तो वो किंग योन से बराबरी की लड़ाई क्यों चाहेगी? क्या ये सिर्फ सम्मान की बात है, या इसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है? कहीं ये उसे परखने का कोई तरीका तो नहीं? हो सकता है शायद उसे किसी ने भेजा है ये देखने के लिए कि किंग योन कितना काबिल है, या शायद वो खुद उसकी अज़्योर फ्लेम की शक्ति को महसूस करना चाहता है। ये जानना चाहता है कि क्या वो उसे संभालने के लायक भी है या नहीं। उसका मकसद अभी भी एक पहेली है जो उसे एक सामान्य विलन से कहीं ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प बनाता है। और वो बड़ी आसानी से उसका मुकाबला करती है, और कहानी ठीक इसी रोमांचक मोड़ पर रुक जाती है। तो इसका क्या मतलब है? किंग लायन ने गुफा में एक चुनौती पर काबू पाया, अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन अब उसके सामने एक और उससे भी ज्यादा रहस्यमय चुनौती है। और इन सब के बीच उसके परिवार की किस्मत एक धागे से लटकी हुई है, और समय निकलता जा रहा है। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ देता है। देखिए, यूएन फैमिली के लिए जो खतरा है वो साफ है। हमें पता है कि दुश्मन कौन है, लालची ग्रैंड एल्डर, आयरन वुल्फ गैंग, और वे क्या चाहते हैं, बदला और सत्ता। वो एक जाना पहचाना दुश्मन है। लेकिन ले रेनफिन से मिलने वाला खतरा एक अनजानी पहेली है। क्या उसका मकसद यूएन फैमिली के दुश्मनों से जुड़ा है, या ये एक बिल्कुल अलग संघर्ष है जो सबसे बुरे वक्त पर सामने आ गया है? तो अब असली चुनौती सिर्फ लड़ाइयां जीतना नहीं है। सही कहा। असली चुनौती अब ये समझना है कि इस दुनिया में खतरे कहां से, कब और क्यों पैदा हो सकते हैं। क्या किंग लियन समय पर इस नई पहेली को सुलझाकर अपने परिवार तक पहुंच पाएगा, या एक दुश्मन को हराने की कोशिश में वो दूसरे मोर्चे पर सब कुछ खो देगा? यही सवाल इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है।